नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मांग रखी है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को हटाइए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक उच्चाधिकार समिति बने जो जांच करे कि छात्रों के खिलाफ घातक हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति आखिर किसने दी। आइए जरा सुनिए यहां राहुल गांधी ने किस तरह अपनी बात रखी है, सुनिए। To me, the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at PM House. Nobody knows who they are, where they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves, who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ क्या बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं यहां राहुल गांधी। आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में जब अपनी बात रखना चाही तो उन्हें बार बार रोका गया। हालांकि फिर भी राहुल गांधी ने बहुत सी ऐसी बातें बोली जो सीधे बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखती हुई दिखाई दी। आइए जरा चलते हैं उधर संसद भवन में। जब आज राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी को फाइनली बोलने नहीं दिया गया। संसदीय इतिहास में बहुत कम बार ऐसा मौका आया है कि किसी नेता प्रतिपक्ष को या किसी नेता को बोलने न दिया जाए। उसमें से आज एक नाम राहुल गांधी का भी जुड़ गया है। जरा सुनिए यहां राहुल गांधी को। Student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. The student is someone who has an open mind. Who else is there? There is another group of people. They believe that knowledge emerges from inside them. They don't respect other people's truth. What do you call these people? Idiots. So, what about these idiots? They don't listen to anything anyone says. What's it? I'm not talking about that. And the idiot is trying to pretend he's God. He has to create this massive image. ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है, अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. These are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot.
तो यहां पर 3 कैटेगरी राहुल गांधी ने आज बताने की कोशिश की। पहली स्टूडेंट यानी छात्र, इडियट यानी बेवकूफ और अंधभक्त। इन 3 शब्दों के साथ राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी बात शुरू की, बस उतने में बीजेपी असहज दिखने लगी। उसने इडियट और अंधभक्त शब्द को अपने ऊपर ले लिया। यानी अंधभक्त भी मुझे ही कहा जा रहा है और इडियट भी मुझे ही कहा जा रहा है। बीजेपी के सांसदों ने यहां पर उसे अपने ढंग से ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। बीजेपी नेता संगीत रागी ने लिख भी दिया है। जरा संगीत रागी ने क्या लिखा है जरा स्क्रीन पर ले आइए। संगीत रागी लिख रहे हैं, देखिए। राहुल गांधी की भाषा देखिए, जरा संस्कार देखिए। प्रधानमंत्री को इडियट कहा। कल निशिकांत दुबे जब इनके खानदान पर टिप्पणी करें तो सुनने के लिए तैयार रहेंगे। यानी इन्होंने पहले से तैयार कर रखा है कि निशिकांत दुबे जो हैं वो इनके खानदान पर टिप्पणी करेंगे और वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन कोई यहां पर रोक टोक नहीं होगा। और संगीत रागी साफ साफ प्रधानमंत्री को इडियट कह रहे हैं। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था, लेकिन संगीत रागी ने अपने इस देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसको संगीत रागी ने इडियट कह दिया। पवन खेड़ा ने इसका जवाब दिया है। आइए जरा सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। ये देखिए, राहुल जी ने तो मोदी जी का नाम भी नहीं लिया। आपने कैसे मान लिया कि मोदी जी इडियट हैं? कहीं यह आपके अपने विचार तो नहीं? यहां पर साफ साफ संगीत रागी को कोट करते हुए। तो इस तरह के बयानों से समझ आता है कि बीजेपी के लोग मोदी का बचाव करने के लिए कैसे फट से खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसमें वो मोदी को और फंसा देते हैं। वैसे इस बार मोदी उन्हीं अमित शाह के कारण फंस चुके हैं, जो भाजपा के लिए चाणक्य जैसे कहे जाते हैं। सरदार पटेल की मजबूती से अमित शाह की तुलना होती है, लेकिन इस समय सदन में अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा विपक्ष यही पूछ रहा है कि शाह क्यों नहीं सदन में आकर छात्रों पर हुई ज्यादती का जवाब देते हैं। अब राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि अमित शाह को हटाने की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। अमित शाह मस्ट गो, ये लाइन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखी हुई थी। आइए जरा सुनते हैं। यहां पर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलना चाहता हूं आपको। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हिंदी में राहुल गांधी ने बाद में बोलना शुरू किया, जरा उसके आगे लगभग 13-14 मिनट की बात हो गई, 13.5 मिनट के बाद, तो वह कह क्या रहे सुनिए जरा। इनको हटा जाना चाहिए। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? सवालों का जवाब नहीं मिला। चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया, चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुआ। तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए और एक
SC मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट हाई पार्ट कमेटी से प्रोब कराइए, जो जांच करे किसने ऑर्डर दिया, कैसे हुआ, पेलेट गन का यूज हमारे ही बच्चों पर, पेलेट गन का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों। आपके अब कोई सवाल हो आप पूछिए। पीटीआई से आसिम। So when the students called off the protest, one of their demands was that no action will be taken against the students, but FIRs are being filed and there are reports of their harassment. So how do you plan to take that forward? How do you plan to take it up? I am doing this press conference right now because I am concerned about that. I am concerned that in the shadows, silently, the Home Minister, I know his approach and his thinking, and the establishment are right now attacking the students who are on dharna. They are using facial recognition, they are threatening them, Bajrang Dal is beating them up, is being used against them. And that is why I am standing here today. Because I want to bring attention to this. And I want every single student and their parents to know that the government is doing this. These are our children, they are our future, and the government has no business attacking them, threatening them, beating them, even touching them. They have not done any crime. If they had done some crime, I would be the first person to say they have done a crime, they should be punished. But these boys and girls have done nothing wrong. They cannot and should not be punished. NI से सिद्धार्थ। सर, जब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, हाउस में भी आपने लगाए और यहाँ पर भी आप आरोप लगा रहे हैं। हाउस में जितेंद्र सिंह जी ने रिप्लाई में ये कहा कि शूटिंग तो हुई नहीं, गोलियां चली नहीं, तो ऑर्डर की बात कहाँ से आती है। और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले ही किरण रिजिजू ने बाहर जो है बाइट देते हुए ये कहा कि आप बिल पे बिल्कुल बोले ही नहीं, आप मिसलीड कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, विपक्ष सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा था। और बिल जो पास हुआ है, क्या आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? देखिए, जहां तक पेलेट गन की बात है, पेलेट गन इज अ लीथल वेपन. एट क्लोज रेंज, पेलेट गन कैन किल अ पर्सन. पेलेट गन कैन ब्लाइंड अ पर्सन. मैंने आपके सामने प्रेस के सामने मैंने एक पेलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई. आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे. ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है, पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पेलेट गन्स. तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पेलेट गन से मारा गया है. तो मैंने तो आपको सबूत दिया है, और वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं. मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं. डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है. और रिजिजू कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पेलेट गन यूज नहीं किया. तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों पे जाएंगे? और क्या जाते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? और जहां तक डिस्कशन की बात है, द बिल इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग. What are the students saying? The student is saying that the education system does not work. Our papers are leaked. We go through extreme pain and discomfort. It is too expensive. And what is the government response?
we will increase the punishment from 1 year to 10 years. What difference does that make? You don't punish anyone anyway. Nobody's been convicted. आज तक कोई conviction नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ा देंगे, और आप ये भी कह रहे हो बिल में, आप ये भी कह रहे हो कि भैया 1 साल से हम 10 साल बढ़ाएंगे क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर लीक होगा. That is what the bill is saying. The bill is saying that we accept paper leaks and we will punish those people who do paper leaks. We are saying no, we don't accept paper leaks. Change the system so that there are no paper leaks. Remove the RSS from the infrastructure of education. Remove the VCs who have been appointed by the RSS. So the bill is a band-aid, not even a band-aid, when you need a surgery. And the bill has been put in place. तो यहां आप सुन रहे हैं, यहां 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बिल लेके आया गया है, इस बिल में आपने क्या किया है? पनिशमेंट 1 साल से बढ़ा के आपने 10 साल कर दिया, लेकिन ये आपने नहीं यहां सुझाया, ये नहीं बताया कि आखिर पेपर लीक को रोका कैसे जाए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पेपर लीक को रोकने का सबसे आसान तरीका है कि आरएसएस के लोगों को आपने जो भर्ती किया है उसको सैक कीजिए, उसको बाहर निकालिए। आज जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही, राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह के लोग हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, छात्र, एक इडियट्स हैं, बेवकूफ, और एक अंधभक्त हैं। ये इडियट्स और अंधभक्त एक हो गए हैं, छात्रों के ऊपर हमला कर रहे हैं। और इसको मिलाते हुए बीजेपी ने क्या कहा कि नहीं, ये तो प्रधानमंत्री को इडियट कह रहा है, यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री को इडियट प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जबकि ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही। संगीत रागी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, और इडियट के अलावा यहां पर दूसरी बात जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस चिट्ठी को दिखाई कि मैंने चिट्ठी लिखी 23 तारीख को या 24 तारीख को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में उन्होंने डिमांड की है कि सैक कीजिए। पहले तो इन्होंने पूछा है कि आखिर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया। अब यहां पर संसद के अंदर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आखिर वहां कोई गोली चलाया नहीं। दूसरी चीज कह रहे हैं जितेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही जवाब दिया इस बिल पे। एक तो शिक्षा का मामला है तो बिल पर जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिए था, शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि जितेंद्र सिंह जो हैं, जो प्रधानमंत्री के मातहत पीएमओ में आते हैं, उन्होंने, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री थे नहीं, शिक्षा मंत्री पता नहीं कहां थे, जो अब नए नवेले बने हैं। लेकिन यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आरएसएस और इडियट्स या अंधभक्त या छात्र, इनसे बाहर अगर आप निकलते हैं तो राहुल गांधी के लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने यहां झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि गोलियां चलाई और गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री ने दिया। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देता है आदेश, और गोली कोई नहीं चलाई गई। राहुल गांधी ने बता दिया, दिखा दिया, बताया कि पैलेट गन्स जो हैं वो कैसे यहां इस्तेमाल किए गए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया उसको, उस इंसान को लेके आया जिसके ऊपर पैलेट गन्स चलाए गए। इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वहां से हमें इसका प्रमाण पत्र हमारे पास है, वहां के डॉक्टर से हमने बात की, उसकी एक आंख जा सकती है, ये नौबत आ गई है। जो पैलेट गन्स के जो छर्रे हैं वो उसके शरीर में कई जगह लगे हुए हैं, ये सारी चीजें। उसके अलावा आज विजुअल्स दिखा रहे हैं राहुल गांधी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये सारी बातें। और इन सब के अलावा राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट में बोल नहीं पाए, लेकिन वो बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे, जरा एक वानगी और दिखाना चाहता हूं आपको। कई सारे अलग अलग हैं और 50 मिनट में कितना व्यवधान हुआ वो सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा। हमारे इसी चैनल पे हम लगातार लाइव कर रहे थे पार्लियामेंट से, लेकिन उसकी एक वानगी देखिए क्या कह रहे हैं यहां राहुल गांधी, सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. तो सुना यहां सीधे सीधे आरोप, सीधा। और इन्होंने बताया कि अगर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है प्रधानमंत्री को, माफी चाहूंगा गृह मंत्री को, अगर सीआरपीएफ रिपोर्ट करती है सीधे सीधे गृह मंत्री को, सीआरपीएफ के मातहत है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ रिपोर्ट करता है सीधे सीधे, जो फोर्स है रिपोर्ट करती है सीआरपीएफ को, और सीआरपीएफ रिपोर्ट करती है गृह मंत्री को, तो कौन जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस
डायरेक्ट यहां अगर मंत्री को, तो कौन जिम्मेदार है? मंत्री जिम्मेदार है। लेकिन इधर दूसरे मंत्री साहब जो हैं वो राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लांछन लगा रहे हैं। चलिए, झूठ और सच देश की जनता जानती है, वो जान रही है कि कहां सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां से बाहर निकलना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ कैसे चौतरफा घेर दिया? आप चाहे जितेंद्र सिंह हो, किरण रिजिजू हो, राजनाथ सिंह हो, सदन में जो कुछ भी ये लोग कहें, विपक्ष को दबाना अब आसान नहीं है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार में एक के बाद एक विकेट गिरने की शुरुआत हो गई है? अब क्या, अब अगला नंबर अमित शाह का है? समझेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि कैसे राहुल गांधी ने चौतरफा घेरा है। अमित शाह के इस्तीफे से पहले और उनके इस्तीफे की तक आंच कैसे आ गई है, ये सब समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल कोलखियान जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत, इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे पहले आप वहां भी थे, संसद भवन में भी, राहुल गांधी और जितना कैमरा अगर कहीं अगर शोरगुल है तो कैमरा जाता है सीधा सीधा ओम बिरला साहब के ऊपर। और आज तो ओम बिरला साहब ने खूब माइक को ऑफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बोलने तो दीजिए मिलॉर्ड, अब वो मिलॉर्ड ही हैं तो इसलिए मिलॉर्ड बोलने दीजिए, क्योंकि वहां के मिलॉर्ड वही हैं। मगर मैं मिलॉर्ड का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ इस्तेमाल होता है न्यायपालिका में, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय का जिक्र होता है तो अध्यक्ष महोदय ही कहता हूँ, चलिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय बोलने नहीं दे रहे थे, आखिर क्यों और क्या कुछ हुआ? आंखों देखी आपसे शकील जी, उसके बाद फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी से फिर आता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। देखिए राजीव जी, आज का दिन जो है वो राहुल गांधी का था। एक के बाद एक कई जगह कई इवेंट में राहुल गांधी बोले। सबसे पहले 1 बजे लोकसभा में, जब वहां उनको बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद बाहर निकल के संसद भवन में, सदन के बाहर से कहते हैं, और लेटेस्ट जो है उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदिरा भवन में बोले। हम शुरुआत थोड़ी सी इंदिरा भवन से करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही नई बात कही है, अमित शाह को जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद राहुल गांधी सीधे सीधे अमित शाह से माफी मांग रहे हैं, सॉरी, अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। दूसरी बात जो राहुल गांधी ने बड़ी खास कही, लोकसभा में उनके बयान के ऊपर बीजेपी उनसे मांग कर रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। वहां राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, तो राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा बीजेपी आरएसएस से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। तो ये जो है यहाँ पे राहुल गांधी ने 2 बातें बहुत नई कही, एक अमित शाह को जाना पड़ेगा, दूसरा बीजेपी आरएसएस से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। देखिए राजीव जी, शुरुआत जब 1 बजे हुई लोकसभा में, तो नेता प्रतिपक्ष ने आज 3 इशू बहुत अच्छी तरह उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने एक स्टूडेंट के नाम लेके कि जो स्टूडेंट उनसे मिले थे और उन्होंने दिखाया भी था 10 जनपद पे वो लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग हैं। और जो राहुल ने नहीं कहा वो सारी की सारी बीजेपी अपने ऊपर ले गई। पहले बीजेपी ले गई और फिर वो प्रधानमंत्री तक पे डाल दिया कि प्रधानमंत्री के लिए राहुल ने एडिट कहा, जबकि राहुल ने किसी के लिए नहीं कहा था। राहुल ने कहा कि छात्र ये कहते हैं कि जो ये समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा जानते हैं वो इडियट, और ये जो अंधभक्त हैं इनके लिए वो इडियट जो है गॉड के समान है। ये बड़ी मजेदार बात हुई। इसी तरह जब अमित शाह पे पेलेट गन चलाने का, लाठीचार्ज करवाने का आदेश देने की बात राहुल ने कही, तो उसको खूब खोल के, खूब गहराई में जाके खुद सत्ता पक्ष ने कहा। राहुल को तो एक बार कहने के बाद बोलने का मौका ही नहीं दिया। पूरे देश ने जो सुना वो स्पीकर के माध्यम से सुना, वो सत्ता पक्ष के माध्यम से सुना। आज ऐसा दिन था कि राहुल जो कहना चाहते थे वो खुद सत्ता पक्ष कह रहा था। राहुल ने इसके बाद जो सदन के बाहर जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी।
उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया है, पेलेट गन, जिसको बार बार ये लोग गोली कह रहे हैं, मतलब बंदूक की गोली, पेलेट गन चलाने का आदेश दिया है तो वो दोषी है, और नहीं दिया तो इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि उनके आदेश के बिना किसने गोली चला दी? कौन है वो? अगर गृह मंत्री जो है उसके आदेश के बिना कोई कैसे पेलेट गन चला सकता है? तो इनकॉम्पिटेंट है। तो राहुल ने आज अमित शाह को इस तरह घेरा है कि अमित शाह हाउस में आए ही नहीं, और राहुल ने वहां सवाल किया कि अमित शाह कहां हैं? जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया वो आके यहां पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? और इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने इसको और आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग जो बैठे हुए हो, जो मीडिया बैठी हुई है, अगर इतने लोगों के सामने अमित शाह आ जाए तो भाग ही जाएंगे। तो आज जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पे तो हमला किया ही किया, अमित शाह को उन्होंने खास तौर से टारगेट किया और उन्होंने कहा कि ये मैं स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को मारा है, और मेरे लिए स्टूडेंट पर हमला सबसे बड़ा सवाल है, और कोई सवाल मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो है वो स्टूडेंट पे हमला है। दूसरा भी आप बता रहे थे झूठ की बात, दो बातें बताना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, शायद वो वैसे नोटिस में ना आ पाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज बोला कि राहुल गांधी ने कहा है कि गृह मंत्री विदेश गए थे। राहुल गांधी ने बोले ही नहीं। जब मंत्री जी बोल रहे थे तभी प्रेस गैलरी में सारे पत्रकार हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये तो राहुल गांधी ने बोले ही नहीं। आज का ही भाषण है राहुल गांधी का, 1 बजे शुरू हुआ था, 2 बजे तक का। उसके बाद जब सदन 3 बजे शुरू हुआ तो राहुल को बोलने ही नहीं दिया गया, सीधे मंत्री से रिप्लाई करा दिया गया। तो ये जो बात है बड़ी आश्चर्यजनक रही। और मंत्री जी ने बोला क्या? उन्होंने बोला कि गृह मंत्री आज तक विदेश गए ही नहीं है। मगर ये तो कोई सवाल ही नहीं है, राहुल ने तो मुद्दा उठाया ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रियंका गांधी ने कहा कि 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। प्रियंका गांधी का भी रिकॉर्ड में है पूरा का पूरा, कल की बात है वो भी। 7.5 करोड़ प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कहा, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। 7.5 करोड़ के वो 750 करोड़ बना दिए। तो ये सारी है, मीडिया चला रहा है इसको, गोदी मीडिया चला रहा है, वो लेकिन इसलिए हमने कहा बताना जरूरी है, क्योंकि एक भाषण आज का ही है राहुल गांधी का, सारा रिकॉर्ड में है। एक भाषण जो है वो कल का है प्रियंका गांधी का, जिसमें उन्होंने 7.5 करोड़ बोला है, जिसको 750 जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि 750 करोड़ तो भारत की जनसंख्या का 7 गुना संख्या हो गई है। तो ये जो है राहुल गांधी को, प्रियंका को गलत बताने के लिए खुद जो है गलत आंकड़े जो है ये दे रहे थे। दूसरा जो राहुल ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात है वो, थोड़ा उसको समझने की जरूरत है। ये जो बिल है जो आज लोकसभा ने पास कर दिया इन्होंने, जो रिप्लाई दिला के, परीक्षा संशोधन विधेयक है। राहुल ने कहा ये पेपर लीक रोकने का विधेयक नहीं है, पेपर लीक रोकने का कानून नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा, ये खुद बोल रहे हैं। उसके बाद सजा बढ़ा दी जी। इसका क्या मतलब हुआ? अरे पेपर लीक रोकने की बात करो आप, मैं ये पेपर लीक रोकने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सजा 1 साल से 10 साल कर दिया आपने, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया आपने। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप ये मान के चल रहे हैं कि पेपर लीक होगा और फिर ये सारी की सारी कार्रवाई होंगी। बिल्कुल। तो राजीव जी, आज जो है राहुल का दिन था, आज बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल दिन रहा। ये कोई जवाब नहीं दे पाया, न लोकसभा में दे पाया और न मीडिया में जो हुआ उसमें वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। राहुल का हर सवाल जो है बहुत आगे तक जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल का हर सवाल बहुत आगे तक जाएगा। राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला बोला है अमित शाह पे, अमित शाह को सैक करें नरेंद्र मोदी। ये अब अमित शाह तक ये मामला कितना आगे बढ़ सकता है, जरा इस पे बात करते हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे देखा जाए पूरे दिन की घटना, उसमें भी राहुल गांधी और मामला जो है, बात जो है वो अमित शाह तक के इस्तीफे तक पहुंच गई है। आपने शतरंज कभी खेला हो, शतरंज के खेल में सबसे ज्यादा जो ताकतवर सिपाही होता है
क्वीन का, वो वजीर होता है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शैतान होता है वो घोड़ा होता है। तो देखिए राहुल गांधी की जो रणनीति है उसको जरा बारीकी से समझा जाए। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान बेगा करते थे और अमित शाह और मोदी जी के प्यादे थे, पहले तो उनसे इस्तीफा लिया गया। अब ये पता है कि अगर आपको चेकमेट करना है और उसके बाद उसे मात देनी है तो आपको वजीर पे अटैक करना होगा, और ये सब जानते हैं कि अगर मोदी जी की सबसे बड़ी शक्ति कोई है वो अमित शाह साहब। तो आज उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी कि पूरा का पूरा तंत्र और आज पूरा डिस्कशन और पूरी डिबेट इस बात पे हो गई है कि अमित शाह साहब का विकेट अब उखड़ने वाला है। तो वजीर चला गया, उसके बाद क्वीन को बचाने की मेरे ख्याल से किसी की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, आप दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये कहती है, जैसे संगीत रागी साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मुझे खराब लगा कि हमारी फ्रेटर्निटी में इतने ज़्यादा कम बुद्धिमान लोग हैं कि उन्होंने ऐसी बात कर दी। आपने देखा होगा 2-3 साल पहले सोशल मीडिया में मजाक चला करता था। वो मजाक ये चलता था कि एक आदमी को पकड़ लिया, वो आदमी कह रहा था कि मेरा गृह मंत्री पागल है, तो पकड़ लिया उसे, उससे कहा यार कि तुम्हारा मतलब गृह मंत्री पागल है, हमारा नहीं, उसने कहा गृह मंत्री पागल है। उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस वालों ने किया तुम गृह मंत्री को पागल कह रहे हो। उसने कहा पूरा सेंटेंस तो तुमने सुना ही नहीं। मैंने कहा कि पाकिस्तान का गृह मंत्री पागल है। तो इसका मतलब, वो कहता है अच्छा, पुलिस वाला कहता है तुम्हें नहीं पता कि किसका गृह मंत्री जो है क्रूर है, पागल है, उसे उठा के थाने में बंद कर दिया। वही संगीत रागी साहब ने काम कर दिया। भैया वो तो ये कह रहे थे कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आप मोदी जी को कहां से लिया। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने जो ये वर्गीकरण किया, देखिए इस बात का मैं बिल्कुल पक्का मानता हूं, इस बात को कई बार आपकी डिबेट में कह चुका हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं आज के तारीख में 74 साल की उम्र में, राजीव जी, ये मानता हूं कि मेरा ज्ञान का जो विस्तार है वो बुद्धिमान लोगों को सुनता हूं। जैसे मान लीजिए मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, या अश्वत्थ दामोदरन को मैं सुनता हूं, तो मुझे लगता है अश्वत्थ दामोदरन जैसा ज्ञानी आदमी, भाई मैं तो उसका पासंग नहीं हूं। मुझे लगता है जब भी मैं किसी बुद्धिमान आदमी को सुनता हूं तो मुझे लगता है यार मेरे को तो अगर फाइनेंस का भी 1% आता है और मुझसे ज्ञानी लोग कितने दुनिया में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब मेरे में ज्ञान। लेकिन वही राहुल गांधी ने बात की, तो आई स्टिल फील दैट आई एम ए लर्नर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग। अभी मुझे लगता है कि समुद्र था ज्ञान का है और मेरे पास एक बाल्टी पानी है, किसी के पास एक लोटा पानी है, किसी के पास एक गिलास पानी है। तो राहुल गांधी वो बात कह रहे थे, राहुल गांधी ये बात कह रहे थे, जो आदमी जिज्ञासु है, जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो स्टूडेंट है। और जो सीखना नहीं चाहता और जो ये मानता है कि उसे सब कुछ आता है, वो परीक्षा कैसे दी जाए ये भी बच्चों को बताता है, कैसे रडार से पानी के समय में बादल जब हो तो रडार जो है वो प्लेन का मूवमेंट नहीं जान पाता, वो उसे जानता है। वो ये जानता है कि अगर नाले के ऊपर, सीवर के नाले के ऊपर भगोना उल्टा करके रख दिया जाए, उसे चाय बनाए। तो ऐसा आदमी जो है वो जिज्ञासु नहीं है, उसको लगता है कि उसको हर चीज का ज्ञान है। और जिस आदमी को, देखिए मैं तो स्पष्ट मानता हूं, मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बाकी किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, जो आदमी ये समझता है बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान का और मां सरस्वती का जो पूरा प्रभा मंडल है वो इतना बड़ा है। कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसका माने महामूर्ख है। जैसे एक आपके वो हैं आपके छतरपुर के वहां के, जिनके भाई ने अभी गोली वोली चला दी है, कोई मर्डर कर दिया है, वो कहते हैं उनका बजरंग बली संबंध रहता है, बहुत ज्ञानी है और बहुत ज्यादा। वो ऐसे आदमियों को बुद्धिमान नहीं मानता, बुद्धिमान उन्हीं को मानता हूं जिनके अंदर बहुत ज्यादा। तो आज के तारीख में जो राहुल गांधी ने किया, अब बिल्कुल ये शकील साहब ने सही बात की कि अब अपोजिशन जो बात करना चाह रहा था और राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। पूरा हिंदुस्तान, मुद्दे क्या है हिंदुस्तान की जनता के सामने? मुद्दे ये हैं कि भैया पैलेट गन चली, ये बात प्रूव है क्योंकि लोगों को पैलेट गन लगी। संसद के अंदर मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं कि गन नहीं चली और फायरिंग नहीं हुई? जब फायरिंग हुई तभी तो गोली लगी। इसके बाद जब हिंदू में ये आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है कि डीसीपी के आदेश, जिसके वहां पे सारे सबूत मौजूद हैं, डीसीपी ने आदेश दिया पैलेट गन चलाया जाए, तो मंत्री जी को कह रहे हैं अच्छा केवल डीसीपी को अरेस्ट करना है और उससे ये पूछना है, कोर्ट के सामने पेश करना है कि भैया तुमने अपने मन से ये पैलेट गन चलवाया था, ऊपर से आदेश था? अगर बात से मैं सहमत नहीं हूं, जब वो कहते हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी या इस्तीफा देना पड़ेगा, देखिए ना मैं इस्तीफे से संतुष्ट हूं किसी भी आदमी से जिसने हमारे बच्चों पे गोली चलवाई है, उनकी आंख फोड़ी है और पैर तोड़े, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है,
मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं क्रिमिनल एक्ट है ये। हमारे निहत्थे बच्चों पे वार करना क्रिमिनल एक्ट है। ये इस्तीफे से और माफी से बात पूरी नहीं होगी। इन लोगों को चार्ज करना चाहिए, क्रिमिनली चार्ज करना चाहिए और इनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जेल के अंदर। यहाँ पर एक डिमांड, और वो डिमांड धीरे धीरे उधर बढ़ रही है अमित शाह की तरफ। इसको कैसे देखा जाए प्रशांत जी? ये डिमांड एक बड़ी डिमांड है अमित शाह के बारे में। चाणक्य क्या क्या नहीं, मतलब पूरी सरकार अगर कोई चला रहा है शैडो रूप से, तो वो अमित शाह चला रहे हैं। ये सारी बातें होती रही, लेकिन 20 तारीख के बाद से क्या कुछ बदल गया है कि अब मामला अमित शाह की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना गंभीर है ये मामला प्रशांत जी? प्रोफेसर स्वामी ने कहा, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सेकेंड राउंड में आज राहुल गांधी ने 3 बड़े हमले किए हैं और नरेंद्र मोदी के किले पे 3 गोले उन्होंने दागे हैं। एक अंधभक्त पे, एक अमित शाह पे और तीसरा आरएसएस पे। तो इसकी राजनीति क्या है, इनकी रणनीति क्या है, इसको मैं सेकेंड राउंड में बात करूंगा। पहले अमित शाह की बात करते हैं। अभी प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे कि हिंदू में एक आर्टिकल आया है, बिल्कुल सही बात है। उसी आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि आरएएफ ने 22 तारीख को जनरल डायरी एंट्री की है कि दिल्ली पुलिस ने आदेश दिए पलटगन के, बगैर डीसीपी के परमिशन के आरएएफ नहीं चला सकती थी पलटगन। आरएएफ के पास मजिस्ट्रेट पावर नहीं है, दिल्ली पुलिस के पास मजिस्ट्रेट पावर है, क्योंकि दिल्ली कमिश्नर वाला शहर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के आदेश पर पलटगन चली। तो दिल्ली पुलिस ने, आपको याद होगा कि डिनाई किया था, ये फेक न्यूज है। जीडी एंट्री है 22 तारीख की रात की। उसके बाद जो आरएएफ की डीआईजी हैं सीमा धुंधिया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स के साथ पैलेट गन, शॉक बैटन्स, शॉक शील्ड्स, इन सब को विथड्रॉ किया है। जंतर मंतर पे जो आरएएफ में लोग लगे हुए थे 20 तारीख के बाद, उन सिपाहियों से हटवाई हैं, उन्होंने वापस ली है पैलेट गन। तो ये कैसे हो रहा था? पहली बार भारत की राजधानी में पैलेट गन चली है, तो इसकी जवाबदेही कैसे नहीं होगी? क्या हो रहा था, इसकी जांच की जो मांग राहुल गांधी ने की, उसमें सामने आएगा कि 20 तारीख को लाठीचार्ज, कीलों के डंडे, पैलेट गन के पहले क्या हो रहा था दिल्ली में। 17 तारीख को 20 टेन्योर में आपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सतीश गोलचा को हटा दिया। क्यों हटाया? क्या वो राजी नहीं थे कि क्या करना है? क्या कोई योजना बन रही थी? कोई नया कमिश्नर लाया गया? किस काम के लिए लाया गया नया कमिश्नर सतीश अनुराग कुमार को? तो ये पूरा टाइमलाइन जो है वो इशारा कर रही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन था। 20 टेन्योर में आप परसों के ही न्यूज पॉइंट में आप बता चुके हैं कि 20 टेन्योर में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को न हटाने का सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जी। 20 कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल का होना चाहिए टेन्योर, उसके बाद हटा सकते। तो 17 तारीख को यानी संसद भवन मार्च के कॉल देने के बाद दिल्ली पुलिस को कमिश्नर को हटाया गया। किसने हटाया? अमित शाह ने हटाया। तो क्या कोई योजना बन रही थी कि ये हथियार यूज होंगे, ऐसे किया जाएगा? क्या इंटेलिजेंस असेसमेंट था? तो इसमें अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं और राहुल गांधी ने बहुत मजबूत हमला अमित शाह पे किया है। एक और बात आपको याद होगी कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम लोग लगातार जंतर मंतर जा रहे थे, रात में न्यूज पॉइंट खत्म करने के बाद जा रहे थे जी। हम लोगों ने देखा ये कि 20 तारीख की लाठीचार्ज के बाद वहां संख्या बढ़ जाती है, लोग डरे नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ गई और तिगनी चौगनी संख्या हो गई। उसके बाद
माओ ने आना शुरू किया, पेरेंट्स ने आना शुरू किया कि उनके बच्चों को मारा गया है। तो इसलिए अमित शाह इससे बच पाएंगे मुश्किल लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत ही, जिसको कहें कि एक सटीक निशाना जो है पॉलिटिकली किया है उनके ऊपर, लेकिन उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर पेपर लीक की जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान पे की गई है, तो दिल्ली में लाठीचार्ज की जवाबदेही अमित शाह पे क्यों नहीं होगी? अमित शाह गुजरात से आते हैं, इसलिए अमित शाह मोदी के सबसे पुराने पार्टनर हैं, पॉलिटिकल पार्टनर है, इसलिए क्या वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को आपने बलि का बकरा बना दिया, लेकिन अमित शाह को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो इसलिए जो राहुल गांधी ने सिलसिलेवार चीजें बताई हैं, वो अब उसका आगे राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो एविडेंस है, उन्होंने वीडियो इकट्ठा किए हैं। तो अगर इसकी पूरी आप टाइमलाइन देखिएगा तो अमित शाह की जवाबदेही बनती है साफ साफ, और खासकर मैं फिर कहूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटा कर नया कमिश्नर लाया गया, ये कोई योजना पीछे बन रही थी। पैलेट गन जिस तरह डिप्लॉय की गई, कोई योजना बन रही थी। तो इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट में आकर, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि वो कोई फॉर्मल जज को लेकर कमेटी बनाना चाहते हैं तो बना दें। अब कब बनाएंगे? जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी आपके पास फिर आता हूं, प्रफुल्ल जी आपके पास भी। अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने क्या सचमुच घेर लिया है? जी बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर घेर लिया है, और बुरी तरीके से घेर लिया है। मतलब घेरना होता है एक, और एक होता है बुरी तरीके से घेरना। और ये साफ समझ में आया राजीव जी कि अमित शाह जी ने जब से आडवाणी जी की तरह धोती पहनना शुरू किया है, उसके बाद से ऐसे बुरे दिन आए हैं कि संसद में नहीं जा पा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने राजीव जी, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि जब सदन शुरू होगा तो ये बात आएगी कि भाई सिर्फ इतना बता दो कि आदेश आपने दिया या पुलिस ने और आरएएफ ने अपने आप ही जो था वो चला दिए पैलेट गन। और दोनों मसलों पे ये है कि दोनों मसलों में जिम्मेदारी जो है वो अमित शाह जी की बनती है कि भाई अगर आपने आदेश दिया तो आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपने आदेश नहीं दिया तो आप नाकारा हैं गृह मंत्री, कि बिना आपके आदेश के जो है सिपाही जो है वही गोली चला ले रहा है, या कमिश्नर जो है या डीसीपी जो है वो आदेश दिए दे रहा है। तो आखिर कैसे आप गृह मंत्री हैं, जबकि दिल्ली का प्रशासन तो आपके ही पास है, दिल्ली का प्रशासन भी आपके पास है, दिल्ली की पुलिस भी आपके पास है, और आरएएफ भी आपके पास है, सीएपीएफ भी आपके पास है। तो सब कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है। राजीव जी, अगर 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में नृपेंद्र मिश्रा गोली चलवा दें तो उसके लिए जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव है आज तक। लेकिन अगर यहां जंतर मंतर पर गोली चल जाए तो उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार नहीं, उसके लिए डीसीपी जिम्मेदार है। भाई ये कैसा दोहरा रवैया है? अगर उसके लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार हैं तो इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार क्यों नहीं है? राहुल गांधी सीधी सीधी यही तो बात पूछ रहे हैं कि भाई आप सदन में आकर इतना बता दीजिए कि आपने चलवाई कि नहीं चलवाई, और अगर आपने नहीं चलवाई तो आप नाकारा हैं गृह मंत्री। दोनों ही परिस्थितियों में आपको इस्तीफा देना चाहिए, ये सीधे सीधे राहुल गांधी राजीव जी अब कह रहे हैं। मुझे लगता है राजीव जी कि अब ये अमित शाह के इस्तीफे की मांग बढ़ेगी, और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में बीजेपी की सरकारें जिस तरीके से कर रही हैं, तो एक नया दावतनामा जो है ये आंदोलन को भी राजीव जी दे रही हैं। और अब राजीव जी हम फिर चेताना चाहेंगे, हम लोगों ने लगातार आंदोलन के दौरान भी सरकार को चेतावनी दी थी, चेताया था कि भाई एडवेंचर मत कीजिए, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। और हम फिर कहना चाहेंगे कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में अगर आप कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उल्टा ही पड़ेगा। तो ये भी अब आप समझ लीजिए, और जिम्मेदारी इसकी अब सीधे सीधे राजीव जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी ही आ रही है। अभी तो राजीव जी अमित शाह का मांगा जा रहा है इस्तीफा जी, अब ये सदन के अंदर रोज गतिरोध रहेगा। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे तो सदन में नहीं आएंगे, इस्तीफा दे देंगे तो कैसे फिर चलेगा, संसद चलेगी, बीजेपी क्या करेगी? यानी प्रधान जी का इस्तीफा करवाकर जो है वो राजीव पावर यहाँ उसका
कहावत हम लोगों के यहाँ है, उसका जिक्र करता हूँ कि मसला ये नहीं है कि बुढ़िया मर गई, मसला ये है कि मौत ने घर का मुंह देख लिया। तो सवाल ये नहीं है कि प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, सवाल ये है कि इस्तीफों ने घर का मुंह देख लिया। अब लगातार इस्तीफों की मांग हो रही है, अमित शाह जी कहा जाएगा, फिर गडकरी जी कहा जाएगा, और आखिर में मोदी जी कहा जाएगा। तो क्या सारे इस्तीफे इसी साल हो जाने? तो जो राजीव जी परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें अब ये देखना है कि क्या ये जो परिस्थितियां हैं ये मोदी जी के इस्तीफे तक पहुंचती हैं। मोदी जी आखिर कब तक राजीव जी रीलबाजी करते रहेंगे और संसद के अंदर नहीं आएंगे? अच्छी बात है कि आप रील बनाना जानते हैं, आपने रील बनाना सीख लिया है, हम लोग भी सीख लेंगे राजीव जी रील बनाना इसी तरीके से। लेकिन रील बनाने से देश तो नहीं चलेगा, संसद तो रील बनाने से नहीं चलेगी। संसद चलेगी सरकार की जिम्मेदारी से, सदन में आकर जवाब देने से, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उनके जवाब देने से। बिरला जी के भाषण से भी नहीं चलेगी कि वो कहें कि संसद जो है वो परंपराओं से चलेगा, नियमों से चलेगा। इसमें किसने कह दिया कि सदन जो नियमों से परंपराओं से नहीं चलेगा? यही तो कहा जा रहा है बिरला जी, सदन को नियमों परंपराओं से चलाइए जो आप नहीं चला रहे हैं। तो ये राजीव जी जो सारी परिस्थितियां पैदा हो रही है, मुझको ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है खुद दावत दे रही है अपने लिए मुसीबतों का। और अगर अब अमित शाह जी इस सदन के अंदर नहीं आते हैं, राजीव जी आखिर क्या बात है कि जब जितेंद्र सिंह जो है राज्य मंत्री हैं पीएमओ के, उनके वक्तव्य को प्रधानमंत्री मोदी का ही वक्तव्य मानना चाहिए। जब वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब वो मजिस्ट्रेट देता है आदेश, गृह मंत्री नहीं देता है, तो भाई अगर ये आपको मालूम है कि मजिस्ट्रेट देता है, तो जिस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया ये भी आपको मालूम होगा, फिर तो आप ही बता देते भाई उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आप तो कह रहे हैं गोली चली ही नहीं, पहले दिन चली ही नहीं, और फिर आप कह रहे हैं कि आदेश मजिस्ट्रेट देता है। तो अगर अमित शाह जी का आदेश नहीं था, मजिस्ट्रेट आदेश देता है, तो उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? उसकी न्यायिक जांच की घोषणा की कि नहीं की? राजीव जी, एक सामान्य सा सिद्धांत है कि अगर कहीं पुलिस से गोली चलती है, कोई मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में कोई जान जाती है, कोई घायल होता है, उस मामले में न्यायिक जांच होती ही होती है। तो इस सरकार ने अभी तक न्यायिक जांच की घोषणा क्यों नहीं की? और हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब जो हैं उनको चिंता क्यों नहीं हो रही कि इसकी कोई न्यायिक जांच कराई जाए? आप बता रहे हैं कि फॉरवर्ड कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, तो कब बनेगी वो? जब जस्टिस सूर्यकांत जी रिटायर हो जाएंगे तब? या मोदी जी इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे तब बनेगी? अभी तक आप कह रहे हैं बनाई जाएगी, तो बना क्यों नहीं दी भाई? बना देते आदेश के साथ ही। तो ये सवाल राजीव जी, मुझे लगता है शायद न्यायपालिका भी जो है, क्या वो सरकार के बचाव के लिए आगे आ गई इस तरीके से? क्योंकि अब बहाना तो न्यायपालिका के आदेश का ही लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। जी। फिर हम कहेंगे कि जो समझौता हुआ वो चाहे सीजेपी के साथ हुआ, चाहे काले चोर के साथ हुआ, समझौता सरकार ने किया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले किया था। उस समझौते का पालन सरकार ने क्यों नहीं किया? इसका जवाब अमित शाह जी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है कि जिस समझौते को आपने किया था उस समझौते का पालन क्यों नहीं किया गया? सरकार इसका जवाब दे दे। आपको समझौते का पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को रिहा नहीं करेंगे या सबको आप सजा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश है उसकी आड़ में आप छुप नहीं सकते हैं, और अपने जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं या जो सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि एडवेंचर सरकार ना करे बेहतर होगा। मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अगर सुलझ सकता है और आप उसको सुलझाना चाहते हैं, बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो यही सारी कार्रवाई आपको रोकनी पड़ेगी। आंदोलन को कुचलना नहीं, आंदोलन को समझने की कोशिश सरकार को राजीव जी करनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मात्र 500 मीटर की दूरी, पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पर छात्रों को, युवाओं को, लड़कियों को पीटा जा रहा था, पायलट गन का इस्तेमाल हो रहा था। ये सारी बातें आज राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें बताया है। राहुल गांधी ने इससे पहले यही बात बताने की कोशिश की संसद के अंदर, लेकिन संसद के अंदर ये बात चूंकि रिकॉर्ड पे जाती है, रिकॉर्ड पे तो ये भी है, ये वो रिकॉर्ड नहीं, ये मीडिया के रिकॉर्ड में है, हमारे जरिए दुनिया देख रही है, लेकिन वहाँ जो 50 साल बाद भी पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, उस रिकॉर्ड से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है और राहुल गांधी को फाइनली भाषण देने से रोक दिया गया। भाषण राहुल गांधी अपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन क्या बात उनकी रुक गई है? जो उनकी डिमांड है वो देश तक, दुनिया तक, देश के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। इसको कैसे देखते हैं प्रफुल्ल जी? पहले तो डीवी लाइव ने जिस ढंग से इसको कवर किया था पूरे आंदोलन को, उससे डीवी लाइव के परिवार से किसी न किसी स्तर पर जुड़े होने के कारण अपने आप में
गौरवान्वित महसूस करता हूं कि संकट के समय में छात्रों के साथ हमारा चैनल खड़ा था और दिन रात खड़ा था। दूसरी बात यह कि देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी होती है, कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी। ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी है जिसका रहस्य राहुल गांधी ने खोल दिया है। अब ये चारों दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से गिर गए और बुरी तरह गिर गए हैं। क्योंकि एक सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्स्पिरेटर होता है, कहते हैं कि अपराध अपना सबूत अपने अंदर छिपाए रखता है। कोई भी कॉन्स्पिरेटर होता है, इस बात को वो जानता है कि वो अपने कॉन्ट्राडिक्शंस के बोझ से ही फंसेगा और दबेगा। अभी अमलेंदु जी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस की तरफ इशारा कर रहे थे। नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई, दोस्त मुलायम सिंह पर क्यों गए? बाबरी मस्जिद को हथियार लेकर के खड़े होने का दायित्व कल्याण सिंह का नहीं था, लेकिन उनको क्यों दोषी ठहराया गया? क्यों उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 दिन की जेल की सजा हुई? ये लोग जिस ऑपरेशनल कमांड की बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल कमांड तो प्रोफेशनल लोग देते हैं, ये बात सही है, लेकिन एक सिचुएशनल कमांड किसका होता है? प्रॉम्प्ट कौन करता है? कौन कहता है कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, फाइनल डिसीजन? अब तो एक बात इन्होंने डिनाई कर दिया, जो हमारे सेनापति के हाथ में गर्म आलू डाल दिया था, अब दिल्ली पुलिस के हाथ पर ये गर्म अंगारे डालने की कोशिश में है कि इसका आदेश तो डीसीपी देता है। तो आप किस मर्ज की दवा है यहाँ? सब पर आप गरम आलू अगर डालने के लिए ही बैठे हुए हैं तो आप फिर हैं किस लिए? तो ये असल में संसद में नहीं आए तो क्या ये प्रधानमंत्री की तरह अपने को भी संसद में गृह मंत्री भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ ना भी बोले तो भी आपका चेहरा तो बोलेगा हुजूर जी। आप अगर दिखेंगे संसद के लोकसभा टीवी के कैमरे में तो आपका चेहरा जरूर बोलेगा। और देश के लोग इतने सक्षम हो गए हैं, एआई के भी और बिना एआई के भी, कि आपके चेहरे को पढ़ सके कि आपका चेहरा क्या बोल रहा है, इसीलिए नहीं आए। दूसरे का फेस रिकॉग्निशन कराने के लिए मेटा का इस्तेमाल करते हैं और मेटा को कहते हैं कि हमारा अपराध हमारे ऊपर जो आया उसको छिपा दो। तो मेटा का इस्तेमाल करने दूसरे का फेस रिकॉग्निशन करेंगे जो लोग इतनी तत्परता से, उनको अपना फेस छिपाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता रहता नहीं है, इसीलिए अपना फेस छिपा रहे हैं। आप दूसरे का फेस रिकॉग्निशन कीजिए। आपका फेस रिकॉग्निशन जनता ने कर लिया है। जनता के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ जो घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया, अगर इनको जानकारी नहीं थी तो इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात और इससे अधिक नकारेपन की बात और कोई हो नहीं सकती है कि आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपको पता नहीं है। तमाम तरह के मीडिया चैनल और हजारों लाखों करोड़ों सबूत हैं, हर कैमरा एक सबूत है, किसकी तस्वीर कहां से कैसे ले ली गई। इसका उदाहरण तो हम लोग ने देखा, काफी वायरल हुआ। एक बच्चे को पकड़ के ले जा रहे थे, कहा कि जेबी में 50 ग्राम 75 ग्राम पुरिया डाल दूंगा और जिंदगी भर सरते रहोगे। वो अंकल जी करके हंसता रहा, फिफी करता रहा, जब तक वो पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी को रोक करके गाड़ी से नीचे उतरे तब तक उनका वीडियो वायरल हो गया और उन पर कार्रवाई का स्थिति आ गई, मुअत्तली का परवाना लिखा जाने लगा। तो ये हजारों सबूत हैं, किस किस सबूत को डिनाई करेंगे? और अगर पुलिस को देखेंगे, कोई भी जो ब्यूरोक्रेसी में काम कर चुका है वो जानता है कि सीनियर ऑफिसर अगर कोई आदेश देता है, सीनियर जो भी होता है आदेश देते हैं, तो उनको नहीं कह सकते हैं कि आप लिखित में दीजिए। जनरली नहीं कहा जाता है क्योंकि इसको एरोगेंस माना जाता है, लेकिन वह ऑफिसर अपने ऊपर या अपने नीचे वाले को लिख करके दे देता है, एज विश, एज डायरेक्टेड बाय, आफ्टर डिस्कशन, एज डिस्कस, कुछ लिख करके दे देता और बताता है कि ऑपरेशनल कमांड क्या उसमें निहित है। तो ये कैसे इसको करेंगे? और जनरल डायरी में पुलिस को होता है, एक्ट से ही नहीं, मैनुअल की भी जरूरत होती है। और हर पुलिस ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर अपनी डायरी लिखता है, अपना मैनुअल लिखता है, उसके पास वो रहता है सबूत कि कब कौन सा स्टेप उसने कैसे उठाया था। तो ये तो इसको इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन रही बात की अदालत में, और राहुल गांधी ने सवाल किया था, पहले उन्होंने आरोप तो लगाया नहीं था, आरोप तो भाजपा के लोगों ने उन पर लगा दिया राहुल गांधी के सवाल को। और ये बहुत चतुर सवाल था, ये मैं मानता हूं कि बहुत चालाक सवाल था, क्योंकि ये प्री लोडेड क्वेश्चन था। इसका जवाब इसी में निहित था कि क्या ये आदेश आपने दिया था, अब हाँ या ना। अगर नहीं दिया था तो फंसे, तो आप वहां पर कर क्या रहे थे, रोक क्यों नहीं पाए? और दूसरा ये कि आपने नहीं दिया था तो किसने दिया था? तो ये सवाल था, इसको इन्होंने ले लिया कि नहीं ये आरोप है। अब ये बार बार उठ के कह रहे हैं कि नहीं आप आरोप नहीं लगा सकते, आप आरोप नहीं लगा सकते। आरोप कहाँ लगा रहे थे? तो सवाल पूछ रहे थे भाई, आप बात भी नहीं करने देंगे। और ठीक ही कहा कि आपको इसको पेपर लीक को रोकने का इरादा आपको नहीं है, आप
बढ़ा देने से कभी भी अपराध नहीं रुकता है जब तक कि सजा को किसी पर लागू न किया जाए। और दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन ये इस तरह की बात करते हैं उसी दिन संजीव मुखिया आराम से शूट करके टहलते हुए चले जाते हैं। तो ये स्थिति है, अब इसको नुक्तों में फंसा रहे हैं, नुक्तों से फंसेगा नहीं। लेकिन सबसे गंदा मेरे ख्याल से जो कमेंट था किरण रिजिजू का था, जो उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि इमोशनल चेहरा बना करके आप अपनी बात को कुछ भी कह के नहीं निकल सकते हैं। राहुल गांधी इमोशनल चेहरा बना रहे थे, छात्रों पर गोली चली और नेता प्रतिपक्ष जो अपने आप को महसूस करता है कि हाँ जवाब दे और उसके चेहरे पर अगर दुख की छाया आती है तो संसदीय कार्य मंत्री हैं या रिजिजू जी जो हैं वो कहते हैं कि आप अपने चेहरे को इमोशनल बना रहे हैं। ऐसे चलेगा संसद? और ऐसे नेता प्रतिपक्ष का सम्मान रखेंगे आप? आपके मन में कोई सम्मान ही नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई हो ही नहीं। राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कट बात कही कि अध्यक्ष महोदय अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले तो आप उनको अलाउ कीजिए, मैं बैठता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमारी संसद चल रही, चारों तरफ से गिर गए हैं। अगला निशाना अमित शाह है। अमित शाह इस तरह से गिर गए हैं, कोई जवाब देते नहीं है। राहुल गांधी ऐसा बोले थे, गाड़ी में उन्होंने उनको देखा था, अब क्या देखा नहीं देखा, लेकिन वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और ये वो कांड नहीं है जो 24 साल पहले इन लोग कर करके ये निकल आए थे। वो 24 साल के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है और इसमें कोई दोबारा फिर कोई संजीव भट्ट बनने को तैयार नहीं होगा। दूसरे पुलिस ऑफिसर लोग मुझे नहीं लगता है कि वो अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए इनका भेद तो खुलेगा। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में है, अभी तो इब्तिदाई हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसको किस ढंग से देता है। और ये तो जज भी महसूस कर रहे हैं कि दुनिया सिर्फ इनको विधायिका को ही नहीं, कार्यपालिका को ही नहीं, न्यायपालिका को भी दुनिया देख रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि मुख्य न्यायाधीश ने शायद कमेंट किया था कि विधायिका और कार्यपालिका अगर संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं रहती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। सवाल ये उठता है कि जब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है तो न्यायपालिका क्या करती है? तो इसमें एक जो समन्वित जो इनका कॉन्स्पिरेसी था उसका जवाब राहुल गांधी ने बहुत ही समन्वित तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कानूनी तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से हर तरह से उन्होंने कस के दिया है। और ये इसके जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी है इसका भेद वो खोल के रखेंगे जनता के सामने, इस बात को वो स्पष्ट करेंगे। और रही बात इसके पॉलिटिकल कन्वर्सन की, किसका पॉलिटिकल लाभ क्या होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि जो जेएनजी का जो मूवमेंट था वो एक्चुअल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट था। पावर ऑफ द पावरलेस, जो 1978 में हावेल्स का लेख था कि पावर ऑफ पावरलेस, और उसकी चर्चा उसको पढ़ा जाना चाहिए। तो ये उन लोगों ने किया है असल में जिनको निरर्थक बना दिया है इस सिस्टम ने। अपने सिस्टम में सार्थकता खोजने के लिए जिनके पास जगह नहीं बची है उन लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये कोई एक जगह की बात नहीं है जिसको ये घेर लेंगे। और इसीलिए विपक्ष को भी और जो सरकार में है उनको भी इसकी भाषा को, नई भाषा को समझनी होगी और इस आंदोलन को उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करना होगा, रिएक्ट नहीं करना होगा। ये सभी लोग जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये रिएक्शनरी फोर्स पहले से कहा जाता था, आजकल इनके लिए कम कहा जाता है, लेकिन असल में ये लोग रिएक्शनरी माइंड के हैं। ये रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा लोकतंत्र यहाँ पर रिएक्शंस में फंस गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो गई है सत्ता पक्ष में। राहुल गांधी जवाब तलबी कर रहे हैं, जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य को सही करने के लिए राहुल गांधी अचूक तरीके से अपने राजनीतिक कद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने राजनीतिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत सही ढंग से शतरंज का इस्तेमाल किया था। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है, लेकिन जो जानते हैं कि शतरंज में कभी कभी होता है अपना ही पैदल ऐसे घर में बैठ जाता है कि अपना वजीर चल नहीं पाता है। तो वही हाल हो गया इनका। इनके अपने ही वजीर, चाहे वो जो भी हो, वो चाहे निशिकांत दुबे हों, चाहे खुद मंत्री हों, अपने ही घर में ऐसे घर में बैठ जा रहे हैं कि इनके मंत्री चाल नहीं चल पा रहे हैं। और ये भयानक संकट है। बहुत जल्दी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और अमित शाह को बहुत ही घिरे हुए हैं और ये डोमिनो इफेक्ट जरूर काम करेगा। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं सर। जी बिल्कुल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे और उन्होंने शुरुआत की इस ढंग से कि इस देश की आत्मा पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। जब ये बात कही इसके बाद से परेशान हो गई बीजेपी, उसका जो सत्ता पक्ष है वो। जरा सुनते हैं इस हिस्से को, उनके भाषण के हिस्से को संसद के अंदर, फिर आगे आते हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर शकील जी आपके पास आता हूं। सुनिए जरा। And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured
by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said, that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. So, what the students are really irritated about is that they are not allowed to be students in India. They are not allowed to follow their passion. They're not allowed to say what they want. They're not allowed to ask the questions that they want. They have to buy this nonsensical history that the RSS fantasizes about. They have to buy this structure. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. तो सुन लिए आप यहाँ स्वामी जी, बहुत अलग अलग ढंग से यहाँ साफ साफ राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, कैसे इस सिस्टम पे आरएसएस का कब्जा हो गया है, और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो क्या है, वो सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने आज एक परत दर परत जिस चीज़ को खोलने की और बताने की कोशिश की, देश के सामने जो रखने की कोशिश की, इससे, क्योंकि देखिए सदन में राजनाथ सिंह ने थोड़ी सी मदद कर दी थी राहुल गांधी की। राजनाथ सिंह ने अपने लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो इडियट वर्ड का इस्तेमाल किया है उसको निकाल दो, और सब लोगों से आग्रह है, अपने सत्ता पक्ष के लोगों से, कि सुनिए आप लोग राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने उसके बाद ये सारी बातें थोड़ी देर तो कही, लेकिन बाकी लोग राजनाथ सिंह की बात क्यों सुने। राजनाथ सिंह ने जो मदद की थी, दूसरों को, शायद उनके साथियों को समझ में आ गई बात कि ये तो उधर राहुल गांधी की मदद कर रहे हैं शायद, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस ढंग से घेरना शुरू किया और वो फिर वो अमित शाह को घेरने पे आ गए, वो नागवार गुजरा। फिर किरण रिजिजू हों या चाहे और दूसरे उनके साथी हों, वो क्यों बर्दाश्त करते। और जब सफाई देने के लिए आए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने कितनी बातें झूठ बोली हैं वो हमारे साथी शकील जी ने बता दी। तो इसलिए आपकी टिप्पणी, फिर शकील जी आपके पास आता हूँ। तो आज पूरी घेराबंदी हो गई और ये अब स्पष्ट हो गया। सत्पक्ष भी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग भी आपके माध्यम से, डीवी लाइव के माध्यम से ये जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के तारीख में हमारे देश के युवा एक तरफ खड़े हैं और सरकार उनके खिलाफ खड़ी है, और सरकार भी ये प्रूव करने के लिए तैयार है। भाई देखिए, मानी बात है कि अगर अपोजिशन कह रहा था और राहुल गांधी कह रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि भाई हमारे ये बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है और इनको आगे ले जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो पूरे इंटरनेशनल प्रेस में ये कवरेज हो रहा है जेंजी के बारे में, सारे विश्व के अंदर भारत के बच्चों को सराहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भारत के बच्चों ने पूरे विश्व के बच्चों को दिशा दिखा दी
कि मजे लेते हुए, आनंद लेते हुए, बिना कटुता के कैसे आंदोलन किया जा सकता है और अपनी बात को पूरा किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये सरकार ये नहीं समझ रही है क्या ये किरण रिजिजू जी नहीं समझ रहे हैं क्या? ये क्या निशिकांत दुबे नहीं समझ रहे हैं या मोदी जी और शाह साहब नहीं समझ रहे हैं? आप किससे कन्फ्रंटेशन ले रहे हैं भाई? आप किससे लड़ रहे हैं? यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे, और ये बात एक राजीव जी आपने, और आपको आज खबर मिल गई होगी, जो वहां पे जंतर मंतर के पास एक ट्रक खड़ी हुई थी जिसके अंदर पत्थर भरे हुए थे, वो पता चला आज से 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद पुलिस थाने में वो ट्रक को रखा गया था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। फिर उसके बाद 5-6 दिन तक उसको जगह जगह घुमाया गया और 20 तारीख की सुबह वो पाई गई जंतर मंतर के सामने और वो पुलिस की कस्टडी में थे। ये भी बात अब क्लियर हो गई कि वो जो ट्रक थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे, वो ये जो लोग थे आंदोलनकारी, इनकी तरफ से नहीं आए थे, वो पुलिस की तरफ से रखाए गए थे, वो कस्टडी में थे। जिसकी वो ट्रक थी उससे भी लोगों ने कंफर्म कर लिया और जिनकी कार में चोट लगी थी उस एक्सीडेंट से, उनसे भी कंफर्म हो गया, पुलिस अधिकारियों के से भी कंफर्म हो गया। इसका मतलब यह है कि यह प्रयोजन, अब देखिए सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। मैं तो ये कहता, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास वास्तविकता में चाणक्य होता, अरे बच्चों से कन्फ्रंटेशन क्यों ले रहे हो भाई? अब इसकी वजह से आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हजारों किसान बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, पुलिस वालों को धक्काते हुए वो जाके मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठ गए, वो जाके जो हमारे कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके घर के सामने बैठ गए, हजारों की संख्या में बढ़ गए। वहां फतेहपुर में 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे बैठ गए। अरे भैया, इस चीज को अगर तुम चाहते हो, पंगा ले किससे रहे हो ये तो सोच लो। तुम देश के करोड़ों अरबों लोग, और ये क्या जानते हो किस घर में ऐसा है? मैं कल एक गोदी मीडिया के अंदर था, एक बड़े मेजर जनरल साहब हैं, मैंने उनसे कहा सर आपके घर में भी कॉकरोचेस है? कोई जो पैनल में जितने लोग बैठे हैं ना, सबके घर में कॉकरोचेस हैं, और वो कॉकरोच जो है जो 10-12 साल, 20 और 25 साल के, 40 साल के, जो भी जिस साइज के कॉकरोच हो, लेकिन वो कॉकरोच हमें प्यारे हैं क्योंकि बच्चे हैं, ये हमारे परिवार के बच्चे हैं। अगर आप इन पे अत्याचार करेंगे तो अंधभक्त तो हो सकता है कि उन बच्चों से प्यार ना करते हो और उसके बाद वो सरकार के साथ जाके खड़े हो जाए, लेकिन 99% लोग तो ऐसे हैं कि अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बच्चों जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा था, उनसे प्यार करते हैं। तो सरकार को इससे सहानुभूति कैसे मिल सकती है? और मुझे ऐसा लगता है जैसे बिहार के अंदर आपने देखा कि वहां अभी भी अरेस्ट हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और सम्राट चौधरी को और मोदी जी को सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं, इसलिए गृह सचिव के आदेश के बावजूद 15 साल के बच्चों को परेशान करके अरेस्ट कर रहे हैं और उसकी वीडियो भी बनवा रहे हैं, जिससे कि पूरा सोशल मीडिया में वो छा जाए और उसके बाद इनकी गद्दी कल न जानी हो तो आज चली जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, अब अमित शाह साहब बिल्कुल घेरे में हैं। दूसरों को तो वो बचा पाते थे, लेकिन जब उन पे खुद ये आक्रमण हो गया है और एक सही आक्रमण हुआ है, बच्चों के हित में आक्रमण हुआ है, 20 तारीख को आपने ऐसा कैसा किया, तो धोती पहनने के बावजूद, सरदार पटेल बनने के बावजूद वो सदन में नहीं आ सकते। जी। इस बीच प्रशांत भूषण देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जो बातें अभी आप कह रहे थे स्वामी जी, पायलट गन की बात, ट्रक वाली बात और भी बातें, और कैसे ही सारी चीज़ें पुष्ट होती हैं, उसको भी उन्होंने, और एक वकील कह रहे हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी है और थोड़ा और पुख्ता तौर पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें जाने वाली हैं। ज़रा लेकर आइए उनके इस पैगाम को जो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने दिया है, उसको लेके आता हूँ। और शकील जी आपके पास फिर आता हूँ। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रशांत भूषण साफ साफ कह रहे हैं, स्क्रीन पे लाएंगे, साफ साफ कह रहे हैं कि अब सबके सामने आए तथ्यों से ये साबित होता है। क्या क्या साबित होता है वो बता रहे हैं। डीसीपी ने पायलट गन, यहाँ पर जरा देखिए, अब सबके सामने आए तथ्यों से ये साबित होता है कि डीसीपी ने पायलट गन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। पुलिस का इनकार झूठा था। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सादे कपड़ों में पुलिस वालों को छात्रों की पिटाई करने की इजाज़त दी। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने युवाओं की पिटाई में शामिल पुलिस वालों से अपने नेम टैग हटाने को कहा।
पुलिस के बड़े अधिकारियों ने जब्त किए गए पत्थरों से भरे ट्रक और एक क्षतिग्रस्त वैन को सुबह 4 बजे जंतर मंतर के सामने खड़ा करवाया। जाहिर है ये सब प्रदर्शनकारियों पर पत्थर फेंकने की तैयारी के तहत किया गया था। याद रहे 20 जुलाई से ठीक पहले आनन फानन में पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया। सवाल ये है, क्या दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करने वाले अमित शाह की मंजूरी के बिना ये सब हो सकता था? राहुल गांधी ने आज संसद में अमित शाह के बारे में सही सवाल उठाया, जो मोदी के साथ मिलकर भाग रहे हैं। इस सब के लिए शाह को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये बात कितनी गंभीर बात यहाँ। और अब सिविल सोसाइटी के लोग अगर ये बातें कहने लग रहे हैं तो बात दूर तक पहुंचेगी। शकील जी पहले आप, फिर उसके बाद आपके बाद फिर प्रशांत जी। जी राजीव जी, राहुल गांधी ने यही कहा, अमित शाह के इस्तीफे पे उन्हें हटाए जाने पर कोई समझौता नहीं होगा। यही बात उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के लिए कही थी। ठीक यही सेंटेंस उन्होंने कहा था, कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता इस मामले में। आज भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा, और ये बात सबको मालूम है, कि 12 साल में सिर्फ नरेटिव, कहानियां, और कहानियां क्या, अपने लोगों के कद जो है आसमान तक पहुंचा देना। राहुल गांधी ने यही कहा ना कि अमित शाह को हीरो बना दिया देश का, देश के हीरो हैं, और मोदी खुद भगवान बन गए। लेकिन अब ये गुब्बारा फट गया है। अब ये गुब्बारा फट गया है, इसलिए इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, और इस गुब्बारे को फाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान तो खुद राहुल गांधी का है। जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, उन्होंने कहा कि अमित शाह डर गए हैं, सदन में नहीं आए, प्रेस के सामने खड़े होंगे तो भाग जाएंगे, उन्हें जाना पड़ेगा। देखिए, आज राहुल गांधी ने आरएसएस, अमित शाह, इन दोनों के ऊपर जैसे हमले किए हैं, उसके बाद दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त बेचैनी है। आरएसएस के बारे में राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये जो पूरा शिक्षा का सिस्टम है वो सारा आरएसएस चला रहा है। और एक बात मजेदार बताएं आपको राजीव जी कि देखिए, नैरेटिव की बात हो रही है और सारा खेल नैरेटिव का ही है, असलियत में तो कहीं कुछ है नहीं है। मोदी का नैरेटिव था, गोदी मीडिया ने चला रखा था, लेकिन 20 तारीख के बाद वो सारा नैरेटिव अब तहस नहस हो गया है। और चूंकि वैक्यूम कहीं हो नहीं सकता, इसलिए वो जगह अब राहुल भर रहे हैं। आज जो सदन का हाल था, लोकसभा का हाल था, उसको जरा थोड़ा सा समझना चाहिए। पहले से काफी अलग था वो। आज सत्ता पक्ष उस तरह राहुल का विरोध नहीं कर रहा था जैसे पहले हमेशा करता था। आरएसएस का नाम लिया, विरोध किया, मगर उतना तेज विरोध नहीं था। अमित शाह डर गए, अमित शाह क्यों नहीं है, उतना तेज विरोध नहीं था। खुद स्पीकर भी उस तरह से राहुल के खिलाफ और सत्ता पक्ष के समर्थन में नहीं बोल रहे थे। बार बार बोल रहे थे, आप बोलिए, आप बोलिए। तो एक माहौल जो है वो राहुल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे पिछली वाली भी 4 दिन पहले थी, आज की भी जी, जो सवाल आए, 4-5 सवाल उस दिन आए, 4-5 इस दिन आए, एक भी पुराने सवालों की तरह स्टूडियो से आया हुआ सवाल नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको अब लग रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ चेंज है। तो चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे ऑफिसर हो, हर जगह एक मैसेज तो है। और मैसेज ये है कि राहुल गांधी जो है न अमित शाह को छोड़ेंगे और न मोदी को छोड़ेंगे। और राहुल गांधी के अंदर वो कैपेसिटी है कि धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने हटा दिया, जो कहते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं। जो भी आप बता रहे थे कि राजनाथ सिंह ने उनकी मदद करी, राहुल गांधी की, और सही बात है, राजनाथ सिंह के कहने के बाद सत्ता पक्ष खामोश हो गया था। अब हालत यह है कि इस सरकार को चला कौन रहा है? निशिकांत दुबे।
किरण रिजिजू को ले जाके जो नोट्स होते हैं, जो नियम पुस्तिका होती है, वो कौन दे रहा था हाउस में? निशिकांत दुबे। मतलब निशिकांत दुबे ये बता रहे थे किरण रिजिजू को, जो संसदीय मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है, जो पूरा मैनेज करते हैं, क्या बोलना है। तो अगर निशिकांत दुबे चला रहे हैं सरकार को, तो आप समझ लीजिए क्या हाल होने वाला है सरकार का। तो इसलिए जितने भी बड़े मंत्री थे वो कहीं कोई नहीं थे। नहीं तो एक बात हम आपको बताएं कि इस तरह की जितनी भी चर्चाएं आज तक हुई 12 साल में, या तो इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी देते थे 1.5 घंटा 2 घंटा, या गृह मंत्री अमित शाह देते थे। दोनों आज आए ही नहीं। और राहुल गांधी का ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो लेटर लिखा था जी, जिसमें मैंने कहा था कि गोली किसने चलाई, ये 25 को लिखा था, 25 जुलाई को, आज 29 जुलाई है। 4 दिन में जवाब तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक्नॉलेज तक नहीं किया जी, पत्र की प्राप्ति हुई। इसका बिल्कुल। मतलब ये है कि हालत बहुत गंभीर होती चली जा रही है, और इस गंभीर हालत में सरकार के लिए बहुत मुश्किलें हैं। जी बिल्कुल। अब 2 चीजें यहां दिखाना चाहता हूं। एक, राहुल गांधी का एक और बयान, अमित शाह पे सीधा प्रहार संसद के अंदर, और उसको कोट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के एक फाउंडर मेंबर में से एक सौरभ दास ने उस पर क्या लिखा है वो। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर सौरभ दास का एक छोटा सा ट्वीट देखेंगे। पहले राहुल गांधी को सुनिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, मैं चर्चा क्या बोल रहा हूं? माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? Sir, तो ये आप सुन रहे थे, यहां पर साफ साफ सीधा हमला करते हुए यहां राहुल गांधी। कुछ शकील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर सौरभ दास इसी पे कोट करते हुए। जी, सौरभ दास को पहले देख लेते हैं, फिर शकील जी। नहीं, शकील जी जरूरी है। जी 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 जी। अभी आपने जो वीडियो दिखाया, जी, जो राहुल गांधी बोल रहे थे, उसमें जो 2 शब्द आप बता रहे थे, वो दोनों अभी हाल एक्सपंज कर दिए गए। नंबर 1 शेकिंग, जो आपने दिखाया शेकिंग, और नंबर 2 गृह मंत्री जो है शूटिंग के लिए आदेश दे रहे हैं। जी, अभी बाकी हम देख रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। जी तो जी अभी जी, हाल शेकिंग एंड शूटिंग दोनों बाहर, कार्रवाई के बाहर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। मैं मेरे पास भी है, मैं वही मैं भी देख रहा था अभी। बिल्कुल अभी सही देखते आप रहो, कह रहे हैं, बाकी बिल्कुल सही आप बताते कह हैं, रहे हैं। देखते जी जी। अब यहाँ सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी क्या लिख रहे हैं।
इससे 20 जुलाई को हुई पुलिस की बर्बरता के मामले में गृह मंत्री की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। इन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हर जिंदगी कीमती है। गृह मंत्री के आदेश पर एक छात्र ने हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो दी, अब जवाब दें। ये सौरभ दास का कहना है। ये समझ लीजिए, राहुल गांधी की बातों के बाद इस भाषण को कोट करते हुए उन्होंने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। प्रशांत जी, ये भी बता दे जरा। जी, ये भी बता दे, इडियट भी गया। जी, इडियट भी गया, बिल्कुल इडियट तो जाना ही था। वो तो वही फैसला हो गया था, वही फैसला हो गया था। लेकिन वो संगीत रागी जी ने जो है वो साबित कर दिया, बता दिया कि किसको राहुल गांधी कह रहे थे। उन्होंने खुद ही अपनी जबान से बता दिया जी। और खैर देखिए, राहुल गांधी की जो आज उन्होंने किया है उसकी जरा पॉलिटिक्स को हम लोग समझें। अब तो हम लोगों ने बहुत सी चर्चा कर डाली अमित शाह को लेकर और सबको लेकर, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, पहले उन्होंने ब्रांड मोदी को कमजोर किया और हम सब जंतर मंतर पे जा रहे थे और नरेंद्र मोदी के बारे में वहाँ के बच्चे कैसे नारे लगा रहे थे, क्या बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। वो खबरें नरेंद्र मोदी जी को ही मालूम है। तो उनका ब्रांड जो है वो तो अब जा चुका है। अब वो इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जहाँ से नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है, राहुल गांधी एक एक करके अब उसको रास्ता साफ कर उनकी सप्लाई लाइन काट रहे हैं। नंबर 1, अंधभक्त, जो उनका पब्लिक सपोर्ट है उसको वो डिफेंसिव कर रहे हैं कि वो पार्कों में बैठकर या यहाँ वहाँ जो पब्लिक प्लेसेस में जाता है, अब वो अंधभक्त का एक उन्होंने एम्यूनेशन दे दिया, एक बारूद दे दिया अंधभक्त को हिट करने के लिए तमाम समाज के अंदर, कि आपका जो भगवान है, जिसको आप भगवान मानते हो, वो इडियट है, वो मूर्ख है। आप मूर्ख के अनुयायी हो, ये अंधभक्त को उन्होंने दे दिया। और अंधभक्त इसमें अब उसको न्यूट्रलाइज करने का एक सामान उन्होंने समाज को दे दिया। दूसरा, आरएसएस पे हमेशा हमला राहुल गांधी करते हैं जी। आज उन्होंने स्टूडेंट्स को सीधे आरएसएस को स्टूडेंट्स की फायरिंग लाइन में खड़ा कर दिया कि ये आरएसएस है जो आपके सारे परेशानियों का कारण है। इनके वाइस चांसलर होते हैं, इनके लोग होते हैं, एनडीए में इनके लोग होते हैं जो पेपर लीक कराते हैं, इनके लोग होते हैं जो सब करते हैं। तो आरएसएस को, जो स्टूडेंट का गुस्सा है पूरे देश में, उसकी फायरिंग लाइन में आरएसएस को खड़ा कर दिया, जो कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरा, उन्होंने जो सबसे मजबूत उनके सिपह सलार हैं, सेनापति हैं, अमित शाह पे बड़ा हमला किया है। तो यानी अब नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जो है ताकतें हैं उनकी, उसको हमला करें। इस बीच उनकी चौथी जो नरेंद्र मोदी की ताकत है, गोदी मीडिया, उसको जंतर मंतर ने धाराशाही कर दिया। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अब नरेंद्र मोदी की जगह नरेंद्र मोदी को ताकत देने वालों को न्यूट्रलाइज करने, उनको ध्वस्त करने की हो रही है। और मुझे लग रहा है कि वो जो उन्होंने कहा था कि 1 साल की पॉलिटिक्स, 1 साल का समय है इनके पास, वो 1 साल के कैलेंडर के हिसाब से चीजें चल रही हैं। जी राजीव जी। इस बीच अखिलेश यादव का एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया पे एक ट्वीट आया है, ज़रा उसको स्क्रीन पे लाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी, आप हमेशा कहते भी रहते हैं, युवाओं के आंदोलन का एक बड़ा सबक बड़े मीडिया वालों के लिए भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मेन स्ट्रीट मीडिया बनना होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को मेन स्ट्रीट मीडिया बनना होगा। इस आंदोलन ने बड़ों की पोजीशन रोटेट कर दी है। मीडिया भी इसका अपवाद है।
अपवाद नहीं है। आज संकट सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के लिए ही नहीं, तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी बराबर का ही है। जवाबदेही का सवाल केवल किसी एक के लिए नहीं है। जब कोई वोकल फॉर लोकल का नारा दे रहा था तो नेशनल मीडिया के लोग समझ ही नहीं पाए कि वे जिस बात का प्रचार कर रहे हैं वो केवल किसी प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहेगी। अगर राष्ट्रीय मीडिया अपनी चकाचौंध और पैकेजिंग में न्यूज को प्रोडक्ट बनाकर पेश करेगा तो फिर आम लोग भी लोकल और स्थानीय चैनलों पर ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि वे उनकी पहुंच में हैं और उनमें उन्हें अपनी भाषा बोली का अपनापन भी दिखता है। साथ ही उन स्थानीय पत्रकारों के दिन भर के दौड़ते भागते रहने के संघर्ष में सच्चाई भी दिखती है। जनहित के लिए समर्पित, आकार में छोटे लेकिन विचार में बड़े ये सभी सच्चे न्यूज व व्यूज चैनल्स या यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, पैनलिस्ट केवल दिखावटी औपचारिकता पूरी नहीं करते हैं बल्कि जनमानस के बीच की बातें करते हैं। ये ऊपरी औपचारिक कॉस्मेटिक जर्नलिज्म नहीं करते हैं बल्कि जनता के मसलों, मुद्दों और जन सरोकार से जुड़े सच्चे विषय उठाते हैं। ये सरकार के सहयोग से कॉरपोरेट मीडिया की तरह चमचमाते नहीं हैं बल्कि जनता के एतबार से चलते हैं। ये एक हाथ से माइक या मोबाइल पकड़ते हैं और दूसरे से अपने गमछे से पसीना पोंछते हैं। जमीन से जुड़ी ये माटी पत्रकारिता या कहें ग्राउंडेड जर्नलिज्म ही सच्चे जर्नलिज्म का भविष्य है। अब जनता नाटकीय निरर्थक विवाद नहीं, वास्तविक सार्थक संवाद देखना चाहती है। अब जिसका दाना उसका गाना वाला चरण युग अपने अंतिम पड़ाव में है, ये कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव। प्रशांत जी, आप हमेशा चूंकि ये बात कहते रहे हैं और आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने और हमारे जैसे मीडिया के लोगों के लिए बात की है। जंतर मंतर में हम ये देख रहे थे, जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, हम जंतर मंतर पे तमाम ऐसी जगहों पे देखते हैं, जब चुनाव की कवरेज में जाते हैं तब भी देखते हैं। और जनता उकता चुकी है ये हिंदू मुसलमान की डिबेट से। ये नफरत वाले जो पूरा मीडिया, हम लोग लगातार इस पे बात करते रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर ने, राजीव जी, इस मीडिया को धाराशाही कर दिया है। और मुझको नहीं लगता कि ये मीडिया दोबारा कभी उभर पाएगा, क्योंकि ये अपने हिंदू मुसलमान की डिबेट में ही रहेंगे, उसके बाहर ही आ नहीं सकते, क्योंकि इतनी नफरत इन्होंने पाल ली है। बिल्कुल, उसके बाहर वो आ नहीं सकते और इनका भविष्य नहीं है। अब भविष्य जो है वो माइक्रो जर्नलिज्म का है, जिसकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव को, चलिए अखिलेश यादव को भी यह बात समझनी होगी, क्योंकि देखिए बात तो सब लोग करते हैं, बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नुमाइंदे जो उनके साथी संगी जो हैं, जी कुछ कह रहे हैं प्रशांत जी? नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा था। अच्छा ठीक। बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देना हो, जब किसी डिबेट में बैठना हो तो सबसे पहले वहीं जाके बैठते हैं। 5 बजे यहाँ बैठना है, 6 बजे यहाँ बैठना है, 7 बजे यहाँ बैठना है, 8 बजे यहाँ बैठना है, आपके लिए तो समय ही नहीं है। तो ये बातें, प्रफुल्ल जी जल्दी से आपके पास, फिर अमलेंदु जी के पास आता हूँ। जरा अमलेंदु जी का नाम ठीक कर लीजिए। प्रफुल्ल जी। सर, प्रशांत सर क्षमा करें, जो लोग बिस्कुट डुबो कर खाते हैं वे बातों को भी भिगो कर बोलते हैं। राहुल गांधी ने तो अभी डुबोना शुरू किया है, बिस्कुट नहीं, शर्म के पानी में उन लोगों को जिन्होंने हमारे निरीह छात्रों पर अत्याचार का आदेश दिया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अभी तो उनको डुबो रहे हैं जी। अब जब डुबो रहे हैं तो गल भी रहे हैं और भीतर से बाहर निकल भी नहीं रहे हैं। अब उनके पास या तो यही तरीका है कि या तो वो वहीं पर कप में ही टपक करके रह जाएं या फिर बाहर आकर के अपनी दुर्दशा देखें जी। तो ये जो अभी वहां आपने आरएसएस की बात की, निश्चित रूप से आरएसएस का समस्या पर तो इस देश में जनता पार्टी की सरकार भी इसी मुद्दे पर गई थी। ये तो होते ही ऐसे खुरापाती हैं। वहां जो इनके इंटेलेक्चुअल सेल के केरल में जो मोहनदास जी हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा समय खत्म हो चुका है जी। उन्होंने क्या कहा? इससे कोई घृणित बात हो सकती है क्या कि वहां लड़कियां जाती हैं, उनको रेप पसंद है? इस तरह की वो तो कहते हैं कि हम सबको घेर के गोली चढ़वा देते, इन्हीं लोगों के इंटेलेक्चुअल गुरु थे। इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं है कि भिगो कर इनको देख लेंगे, चारों तरफ से गिर गए हैं। अब प्रशांत जी क्षमा करें सर।
जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास, और शकील जी से भी एक मिनट के लिए शकील जी के पास। एक वीडियो राहुल गांधी का है, इसमें वो चाय पी रहे हैं पार्लियामेंट की सीढ़ी में बैठे हुए और बिस्कुट डुबो के खा रहे हैं। तो मैंने उस पर ट्वीट किया था कि डुबो के बिस्कुट मैं भी खाता हूँ, मेरा बड़ा मजाक उड़ता है घर में। जी 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 जी, डुबो के खाता हूँ। चलिए अमलेंदु जी। राजीव जी, अब देखना ये है कि ये जिसको डोल रहे राहुल गांधी वो कितनी जल्दी डूबता है। जी अमलेंदु जी, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा, मैंने एक ट्वीट भी दिखाया, सीजेपी ने राहुल गांधी के वक्तव्य को कोट करते हुए ट्वीट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा यहाँ आना चाहता हूँ। बिल्कुल राजीव जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आज आपको याद होगा कि जब जितेंद्र सिंह बिल पर बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे चर्चा का, उन्होंने एक सेंटेंस का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये पहले उस आंदोलन में नहीं जा रहे थे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी उसको बैक कर रही थी, इसी तरह की कोई बात कही जितेंद्र सिंह ने, और बाद में जो है ये इसमें कूद पड़े इस तरीके से, तो ये यहाँ उधम मचा रहे, मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था। मुझे लगता है राजीव जी कि सौरभ दास ने जितेंद्र सिंह के इस बयान का भी जवाब दिया है इस ट्वीट के जरिए, कि आप अगर ये सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी करा रही थी, और आप अगर ये नैरेटिव लेकर आना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी करा रही थी और राहुल गांधी जो थे वो इसलिए वहां नहीं जा रहे थे, इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया सौरभ दास ने। दूसरा राजीव जी, राहुल गांधी ने खुलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जब गए थे जनता लोक कल्याण मार्ग पर, उस समय भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा इनको समर्थन है, इनकी छात्रों की मांगों को, हमारी कोई मांग नहीं है। सौरभ दास ने भी आज ये स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो आंदोलनकारी छात्रों की ही आवाज उठा रहे हैं। जी 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 जी, शकील जी आप इस पे क्या कहेंगे, जब सीजेपी कोट कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी कोट कर रही है राहुल गांधी के, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं आपका कमेंट भी। ये अच्छी बात है जो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं, स्टूडेंट की समस्या को उठाने के लिए, कोई भी अलग अलग नहीं है, ना कोई समानांतर आंदोलन है, सब एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के पूरक है। लेकिन राजीव जी, एक सबसे बड़ी बात जो है वो हम यहाँ कहना चाहेंगे, अभी जो आपने अखिलेश का ट्वीट दिखाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको सैद्धांतिक रूप से कोई बात मानना पड़ती है, व्यवहार में आने में उसमें देर लगती है, ज्यादा देर भी लग सकती है, लेकिन जब आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको सैद्धांतिक तौर से कहते हैं, आज वही काम अखिलेश ने कहा। उसने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि गोदी मीडिया क्या है और जनता का मीडिया क्या है। जनता के मीडिया के बारे में उन्होंने जिस तरह स्पष्ट रूप से कहा है, इस बात को अभी कुछ लोग और आगे बढ़ाएंगे, जन मीडिया और गोदी मीडिया। तो ये जो बात है बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन में दिख गया, दिखता तो इससे पहले भी था, हर चुनाव में दिखता था, हर मुद्दे पे दिखता था कि जो लोग जनता की आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने खास तौर से शब्द यूज किया यूट्यूब। कल तक ये गोदी मीडिया जो है यूट्यूब को अपमानजनक तरीके से यूज करता था। यूट्यूबर जब कहता था वो तो इस तरह यूज करता था कि जैसे कोई इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज आपको बताएं हम ये सब बातें, आज पार्लियामेंट के अंदर बार बार लोकसभा स्थगित हो रही थी, 2 बजे तक हुई, 2 के बाद 2:30 तक हुई, 2:30 के बाद 3 बजे तक हुई, तो आधे घंटे के लिए बाहर जाना, भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग वहीं अंदर बैठे हुए थे, तो बातें बहुत सारे विषय आ जाते हैं, हो रही थी। आज जो है आश्चर्यजनक रूप से, शायद हमारे ख्याल में पहली बार हमारे साथ में लोग यूट्यूब के बारे में बहुत बातें कर रहे थे हमसे। सारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे वहां पे 2 आधा घंटे का गैप हुआ, उसमें हम भी आश्चर्यचकित थे कि यूट्यूब के बारे में इतनी ज्यादा बातें। यूट्यूब के पत्रकारों एक एक का नाम लेके और निश्चित ही रूप से हमें उतनी जानकारी नहीं थी किसके व्यूज कितने हैं, कौन कितना दिखाता है, कौन का क्या है, लेकिन उनको सब जानकारी थी। इसका मतलब ये है कि जो मेन मीडिया आप कह लो, क्योंकि वो ग्राउंड के रिपोर्टर्स हैं सारे के सारे, उन ग्राउंड के रिपोर्टर्स की हम हमेशा इज्जत करते हैं, वो ये सब देखते हैं, उन्हें सब मालूम है, उन्होंने क्या क्या बातें बताई हमको कि उसने ये दिखाया, आंदोलन में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अखबारों की चर्चा हुई कि अखबारों में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो आज अखिलेश ने इस चीज को पकड़ा है, जमीन पे क्या हो रहा है इसको समझ में आया है, क्योंकि उनका चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 5 महीने बाद चुनाव है, उन्हें मालूम है कि इस चुनाव में जो निर्णायक ताकत होगी वो कौन सी होगी। जनता तो आज नाराज है बीजेपी से, लेकिन
उस जनता की नाराजगी को अभिव्यक्त कौन करेगा? वो ये अखिलेश समझ रहे हैं। इसको कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और दूसरे विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दूसरे विपक्ष को भी और मीडिया के लिए समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी और दूसरे विपक्ष के लोगों को भी। और अच्छी बात है कि यहाँ अखिलेश यादव बात कह रहे हैं। गोदी मीडिया तो खूब कहा जाता है, लेकिन आखिर फिर वहीं जाकर क्यों बैठते हैं, ये सोचना होगा। ऐसे तमाम चैनलों पे बैठने वाले नेताओं को भी सोचना होगा। आप अगर किसी का बहिष्कार कर रहे हैं तो पूरा कीजिए, नहीं तो सिर्फ जुबानी बहिष्कार से मामला जो है बनता नहीं है। अभी तक बात होती थी कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो एक ने इस्तीफ़ा दे दिया। जहां इस्तीफ़े नहीं होते थे वहां इस्तीफ़े की शुरुआत हो गई। और ये इसको किया किसी पार्टी विशेष ने नहीं, इसको देश की जनता ने, युवाओं ने, जेनजी ने करके दिखा दिया। मंच किसी का भी रहा हो, लेकिन स्वतः स्फूर्त वहां लोग चले आए। 20 तारीख के बाद लोगों की संख्या बढ़ी, युवाओं की संख्या बढ़ी। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या बच्चे, सब कोई अपने पिता के कंधे पर 3 साल की बच्ची बैठी हुई है, पापा पापा मुझे भी चलना है देखने के लिए, और जिद में वो लेके आती है। कोई मथुरा से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, यहाँ से लोग आ रहे हैं, अपने माता पिता को खींच के ले आ रहे हैं। अगर माता पिता जाने नहीं दे रहे हैं तो चुपके से चले आ रहे हैं। बिहार की एक तस्वीर हमने दिखाई थी जहां मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पे 10,000 से ज़्यादा लड़के लड़कियों की भीड़ थी जो दिल्ली आ रहे थे, आ चुके थे दिल्ली, आए बाद में ये सब आए। आखिर क्यों? ये किसी पार्टी विशेष के जरिए नहीं लाए गए थे, ये स्वतः स्फूर्त आए थे। तो इन पार्टियों को भी, विपक्ष को भी ये सोचना होगा कि आंदोलन ऐसे खड़ा होता है, स्वतः स्फूर्त भी आंदोलन खड़ा होता है। और अगर स्वतः स्फूर्त खड़ा होता है तो उनके अंदर जो गुस्सा है, उस गुस्से के कारण ये खड़ा होता है। और उसके बाद आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे, लेकिन करेंगे वही, बयान अलग, करनी और कथनी में फर्क अगर है तो लोग फिर सवाल आपसे उठाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दुनिया जहान की दूसरी पार्टियां हो। सत्ता पक्ष तो रोटी सेक रही है मलाई की, ये सोचना पड़ेगा। जरा सोचिए कि मीडिया, जिसे बार बार इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, और ये आंदोलन जो जंतर मंतर का आंदोलन था, ये एक तरह से नीट पेपर लीक और ऐसे सरकार के खिलाफ तो था ही, गोदी मीडिया के खिलाफ भी था। अगर हम लोगों में से मुझे भी 2-2 बार घेरा गया गोदी मीडिया कह के, बाद में उनको समझ में आया कि गलत घेर लिया। लेकिन आखिर क्यों घेरा गया? क्योंकि उनके मन में गोदी मीडिया के प्रति जहर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जहर भरा है और उसको निकालने के लिए जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। लोहा बन गए वहां लोग, वहां के छात्र। वो गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से को मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं। इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जिस बारे में अभी अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के लोग ही कितना अमल करते हैं ये देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी के लोग ही, अब अभी का उदाहरण दे रहा हूं। यहां शकील जी, आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, राहुल गांधी के पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल कितने लोगों से पूछे जाते हैं? फर्स्ट, ANI, PTI, IANS, आज तक, और एक आध और। क्या किसी दूसरे सड़क पे घूमते हुए मीडिया, वो भी वहां है, किसी से सवाल लिया जाता है? क्या पवन खेड़ा सवाल लेने देते हैं? सवाल पूछा जाएगा। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी प्रशांत जी। सिर्फ एक बात जी, शकील जी बताएंगे, जो लोग सवाल पूछते हैं उनके चैनल में कितना मिनट दिखाया गया? हाँ, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, ये देखिए, ये भी सवाल है। शकील जी एक मिनट शकील जी 1 मिनट, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये सारी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत, इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उस सहित सारे विपक्षी दलों को ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो उनका यूज कर रही हो। आज हमने बताया कि बहुत परिस्थितियां बदली हुई थी, बहुत ज्यादा। आज राहुल का लोकसभा का भाषण जो है बहुत जगह चलाया गया। क्यों? इसलिए कि सबको लग रहा है कि कुछ बदलाव है, और ये बदलाव जो है वो अब सब जगह दिखाई देने लगेगा। आज अखिलेश का ट्वीट इसीलिए आया है। अखिलेश का ट्वीट कोई साधारण बात नहीं है।
इसीलिए आया है। और ये बात कांग्रेस सहित सभी दलों को सोचना पड़ेगी कि उनको जो है किस तरह से अपने मीडिया को, जो मीडिया जनता के बीच है, जिसकी विश्वसनीयता है, उसके साथ काम करना है। जी, कांग्रेस के लोग बैठ के गालियां सुनते हैं, तू मैं होता है, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है गोदी मीडिया की, क्योंकि गालियां सुनना, तू मैं होना, बहसें होना, बिल्कुल मुर्गे की लड़ाई करवाना, ये सारी चीज़ों से उनकी टीआरपी, प्रशांत जी तो टीआरपी को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते रहे हैं, जानते हैं वो टीआरपी के खेल को, और उससे उनको फायदा होता है, आर्थिक लाभ होता है। कांग्रेस उस आर्थिक लाभ में, विपक्ष के लोग उस आर्थिक लाभ के सहभागी हैं, ऐसे गोदी मीडिया के, और ये बात उनको समझना चाहिए। और अखिलेश यादव, बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश यादव ने ये बात लिखी है, और ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है गोदी मीडिया से इतर, लेकिन पूरे देश में अगर ये आंदोलन फैला है तो ये आंदोलन डिजिटल मीडिया के कारण फैला है। और ये बात पिछले 5 साल से हम लोग भी इसी मन से कहते आए हैं, और इस बात को हिंदुस्तान के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने नहीं समझा, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने समझा, और इस बात को हंगरी के नेता ने समझा, इस बात को दुनिया के कई अलग अलग देशों के लोग समझ रहे हैं कि एक वैकल्पिक मीडिया तैयार करना होगा, और उस वैकल्पिक मीडिया का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सोशल मीडिया बन चुका है।